सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। मतलब किसी देश में, किसी अर्थव्यवस्था में बजट का क्या महत्व है, इसी के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि बजट है क्या, और बजट के उद्देश्य और विशेषता को जानेंगे, फिर उसके प्रकार और अन्य चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि बजट क्या है। तो आपको बता दें, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द बजटी से हुआ है। ये जो बजट शब्द है, बजट, इस शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द का विकास फ्रांसीसी माने फ्रांस में बोले जाने वाली भाषा को हम फ्रांसीसी भाषा के नाम से, फ्रांसीसी भाषा के शब्द बजटी से हुआ है। और बजटी का मतलब होता है बटुआ या चमड़े का थैला। फरवरी महीना कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है। आप देखेंगे आपके फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इससे पहले भी निर्मला सीतारमण भारत के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर हुआ करती थी। ठीक है, चमड़े का थैला, पर्स, कांख में दवाएं लिए लोकसभा में प्रवेश करते हैं। हाँ, उसमें होता क्या है, तो सरकार के एक वित्तीय वर्ष का, आगामी का होता है, पहले वाला का नहीं, आने वाला कि सरकार का खर्च कितना होगा, किन किन मदों पर होगा, और वो खर्च की भरपाई किन किन क्षेत्रों से कितना कितना मात्रा में किया जाएगा। तो बजट फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका जो बजटी से निकला है या लिया गया है, जिसका मतलब होता है बटुआ या चमड़े का थैला। ऐसे सरकार के एक वर्ष के, एक वित्तीय वर्ष के, खड़ा हो, सरकार का वित्तीय वर्ष, हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च, सरकार के एक वर्ष के, एक वित्तीय वर्ष के, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के आमदनी और खर्चा, मतलब आय और व्यय के विवरण, मतलब व्याख्या को बजट। बजट के 2 पक्ष हैं, आय और व्यय, आमदनी और खर्चा। गलत कि सही? सही है। बजट क्या है, तो बजट फ्रांसीसी भाषा के शब्द बजटी से बना है, जिसका मतलब बटुआ या चमड़े का। पूछा गया प्रश्न है, बजट का अर्थ क्या होता है, बटुआ या चमड़े का थैला, दोनों ऑप्शन में दिया था। तो बटुआ या चमड़े का थैला होता है सरकार के एक वर्ष के आमदनी और खर्च का जो विवरण होता है, उसी आमदनी और खर्च के विवरण को हम बजट के नाम से जानते हैं। मतलब एक लाइन में अगर कहा जाए, एक सेंटेंस में कहा जाए, एक वाक्य में कहा जाए, तो सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय के विवरण को बजट। अब प्रश्न है, सरकार बजट क्यों बनाती है, मतलब सरकार के बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। आपको बता दूं कि जो इंसान बजट के अनुसार नहीं चलता है, उस इंसान की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। इसलिए हर इंसान को अपने आमदनी के अनुसार अपने खर्च को एडजस्ट कर देना चाहिए, मतलब समायोजित कर देना चाहिए। गलत कि सही? चाहे आप छात्र ही क्यों ना हो, कि आपके पिता से आपको 1 महीना के लिए जो खर्च मिलता है, उस खर्च को, जैसे मान लो कि आपको 1 महीना में 4,000 रुपया मिल रहा है, उसी में मकान मालिक का किराया भी देना है। मान लो 1,000 रुपया या 1,500 रुपया मकान मालिक को आपने क्या कर दिया, दे दिया। आपके पॉकेट में बच गया 2,500 रुपया। तो आप 2,500 100 भागा 30 कर दो। क्या कर दो? 100 भागा 30। अगर हमसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा 2,500 भागा 35 कर दो।
क्योंकि सब खर्च पता है लेकिन स्वास्थ्य वाला खर्च किसी को पता नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य तबीयत अचानक कभी भी बिगड़ सकता है। तो खैर आप लोग तो गारंटी है कुछ ना होगा। तो 30 से क्या करो, 2500 में कितना से भाग दो, 30 से भाग दे दो। जितना रुपया तुम्हारा बच जाता है वही तुमको 30 दिन में मैनेज करके खर्चा करना है। एक टारगेट लेके चलो कि अगर 75 रुपया प्रतिदिन पड़ता है, कितना पड़ रहा है, मोटा मोटी मान लो हमने गुना भाग नहीं किया, बढ़िया बताइए सर, लोग कर रहे कैलकुलेट। कितना आया बुरा, कितना आया, 83 रुपया आया। कितना रुपया आया, और एक दिन का खर्चा तुम्हारा कितना हो गया। तुमको टारगेट लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन अधिक से अधिक 80 रुपया ही खर्चा करें। गलत कि सही, अधिकतम कर दे तो कितना, 83 रुपया। तुम बैलेंस में चलोगे, अन्यथा तुम्हें घाटे में जाना पड़ेगा। 84 रुपया भी खर्चा कर दो तो महीना में 30 रुपया तुम क्या करना पड़ेगा, घाटे में रहना पड़ेगा। और उस घाटे की भरपाई के लिए तुम्हें दुकानदार से या अपने इष्ट मित्र से कर्जा लेना पड़ेगा, और वह कर्ज तुम्हारा कभी नहीं सधेगा, क्योंकि जो आदत तुम्हारा बन गया है अधिक खर्च करने का, इस महीना में अगर 83 पर तुम्हारा खर्च करने का प्लान था, 84 का अगला महीना 85 खर्चा करोगे तो हमेशा ऋण में ही डूबे रहोगे। तो प्रश्न क्या है, बजट बनाने से एक तो लाभ होता ही है, तुम्हें पता चल जाता है कि हमारा इतना रुपया है और इतना रुपया में हमको इतना दिन खर्चा करना है। जैसे सरकार बनाती थी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए बनाती है, कितना दिन के लिए, और उतना रुपया में उसको 365 दिन का खर्चा चलाना है। कितना दिन का, 365। तो सब डिपार्टमेंट का बटा जाता है कि डिफेंस में इतना, क्या परिवहन में इतना, संचार में इतना, शिक्षा में इतना, चिकित्सा में इतना, अलग अलग क्षेत्र का हिस्सा क्या होता है, हर मंत्रालय का उसमें से खर्चा मंत्रालय के उसके उपयोगिता के आधार पर यहाँ बंटवारा होता है। किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर बंटवारा हो जाता है, और हर डिपार्टमेंट उस रुपया को फिर अपना 365 दिन का खर्चा मिला लेती है। कितना स्टाफ को देना है, कितने ऑफिस वाले को बिल देना है, कितना बिजली बिल देना है, मतलब वगैरह सभी तरह से क्या कर लेते हैं। बहुत पेचीदा काम है ये, हमको और आपको बड़ी आसान लगता है, नहीं आसान लगता है क्योंकि उसमें हाथ नहीं लगाते। जब उसमें प्रवेश करोगे तो लगेगा नहीं बहुत पेचीदा काम, बहुत भारी काम है। तो प्रश्न क्या है, तो बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। बजट बनाने का आपका पहला उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्योंकि जब बजट बना लोगे तो आपको फिक्स हो गया ना कि हमारी आमदनी इतनी है, और इतनी आमदनी में हमको अपना पालन पोषण परवरिश मतलब अपने सभी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो तुम बना लोगे तो तुम खर्च करोगे तो दिमाग में रहेगा नहीं। जैसे किसने लिखा, गाड़ी के पीछे लिखा है तुम कब आओगे या पापा जल्दी आ, वो नहीं। इसका मतलब क्या है, लिखने का उद्देश्य क्या है, वह ड्राइवर को हमेशा याद दिलाता है कि तुम्हारा प्रवाह करने वाले तुम्हारे घर में तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। तुम कब आओगे उसकी बीवी का स्टेटमेंट हो सकता है, अब पापा कब आओगे उसके बच्चे का स्टेटमेंट हो सकता है। तो गाड़ी चलाएगा तो एकदम हिसाब से चलाएगा, पी के ना चलाएगा, जैसे कि बांध पर लोग चलाते हैं। कोई रहता नहीं, तुमको लगा ऐसे ही लिखा रहता, नहीं, हर चीज का एक मायने होता है, हर चीज का एक मतलब होता है कि उसको हमेशा नजर पड़ता रहे कि नहीं अरे लिखा है पापा कब आओगे। अच्छे लोग चलाते हैं तो उसके अपने अगल बगल में देखते हैं, जो बाहर का हम अपने बच्चे का बीवी का फोटो रखते हैं ताकि बार बार याद आता रहे नहीं हमको इसके लिए भी कुछ करना है। वो गलत ट्रैक पर, गलत रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे। और जो इससे थोड़ा वंचित हो जाते हैं तो क्या सी बात क्या बात है, अनहरा के सुतले की जगले खाता को देता राम देने वाला सीताराम। क्या जी, तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना। बजट का उद्देश्य क्या होता है कि भारत विशाल देश है, या तुम एक इंसान हो तो तुम्हारी भी बहुत सारी जरूरतें हैं। केवल भोजन और शिक्षा ही तुम्हारी जरूरत नहीं है, भोजन और शिक्षा के अलावा तुम्हारी अन्य भी
जरूरत है। सब वीडियो कलेक्शन कर दिया है। तो उन जरूरतों को यदि पूरा करना है तुमको बजट बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, वीडियो कॉलिंग कर दिया तो कहीं न कहीं तुम्हारी गलती है। तो नेट ऑन करके रखा, क्यों करके रखा हो? ये तो शर्म नहीं आती है कि सुनाते नहीं हो। अब मुश्किल से ही सप्ताह भर और अगला सप्ताह में 2-4 दिन और क्लास मेरा खींचेगा, उसके बाद कहाँ जाओगे फिर? उसके बाद हम टारगेट किया हूँ इसी बैच में फटा टूटेगा, फाइनल है इसी बैच में। 100 वाला नियम सामने पला हो जाएगा। अब ये रह गया अंतिम। हाँ, देखो पंडित जी के घर में खोपड़ी लगा हुआ था। पंडिताइन जब भी घर साफ करने जाती उनको माथा में चोट लग जाता। इन पंडिताइन ने पंडित जी का, महाराज जी कौची टांग के रखे, हमारी चोट लग जाता है। पंडित जी बहुत बड़े विद्वान थे, कहा कि क्या नहीं जानती आप, एक भाग में कुछ और लिखल है। हमने इसका कपाल दे के भविष्यवाणी पढ़ा, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। किसी कारण से पंडिताइन बड़ी क्रोध में थी, गुस्से में थी, घर झाड़ रही थी, उनको माथा में चोट लगे, उठा के लेके एक चिलोटी पर कूट दी। पंडित जी आए, पूछे कि खोपड़िया नहीं देख रहे हैं, चोट लग गया कूट दिया। तो यही लिखल है मेरा भाग में कि मरने के बाद भी इसको सुकून नहीं मिला, तो कुटा के मरने वाला है। वही बात है, हाँ बोलने का उद्देश्य है कि लास्ट ये चरण बचल हो, अंतिम चरण, पिटाई चरण। हाँ, तो हमने एक प्रश्न क्या है कि संतुलित हर क्षेत्र का समान रूप से विकास करना। आप छात्र हो, 5 विषय कम से कम मुख्य आपका पढ़ना है। केवल अंग्रेजी पर फोकस करोगे तुम टॉप नहीं करोगे, फर्स्ट नहीं कर जाओगे। केवल इकोनॉमिक्स पर फोकस करोगे टॉप नहीं करोगे। कोई विषय किसी से कमजोर नहीं होता है, तुमको सभी विषय पर समान रूप से ध्यान देना पड़ेगा। क्षेत्रीय संतुलित क्षेत्रीय विकास का मतलब है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सरकार को यह ध्यान रखना पड़ेगा, यह ध्यान रख के ही योजना बनाना पड़ेगा कि 2800 राज्य का समान रूप से विकास हो। ये नहीं कि दिल्ली से बहुत दूर अरुणाचल प्रदेश है, दिल्ली से बहुत दूर लद्दाख है, तो लद्दाख पर ध्यान देने की क्या जरूरत है? अरे पिछड़ेगा तब ना वो गलत रास्ता को अपना लेगा। और अगर उसको सारी सुविधाएं मिलेगी तो गलत रास्ता क्यों अपनाएगा? अरे हमारे ताला वही दिखलाता है जिसको रोजगार नहीं होता है। अगर सबको हाथ को रोजगार मिल जाए तो किसी का ताला देखने कोई नहीं जाता है। तो क्षेत्रीय जो असंतुलन है उसको दूर करना मतलब संतुलित विकास करना। आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण करना। देश में आय और संपत्ति का वितरण बड़ा ही खराब है, सोच लो ना। ठीक है, अपने कर्म से गया वहां पर एक व्यक्ति ऐसा जो 3 लाख के कप में चाय पीता है, पता नहीं वो काहे हम किसका बात ले है, वो तो नाम किसका मैं लूंगा भाई। एक इंसान है जो 3 लाख के कप में वह चाय पीती है, कंपनी ने उसके मोबाइल को रिमॉडल मतलब बनाने अलग एक डाई बना देगा, नहीं इसे दूसरा का नहीं बनेगा। लगभग 250 करोड़ के चार्टर्ड विमान उसके लिए अकेला उसके लिए बना हुआ है। ऐसा बिल्डिंग है उसका इंडिया में, वैसा किसी का है ही नहीं। एक ब्रिटेन में भी खरीद लिया है, एशिया महादेश में नहीं है, ब्रिटेन में भी वहां का सुंदर बिल्डिंग को क्या कर ले खरीद लिया, लेखा तब ये यहाँ नहीं रहेंगे, अनीता अंबानी रहेंगे वहां पर जाके रहेंगे, लंदन में जाकर एक बहुत सुंदर है बिल्डिंग खरीद लिया। फालतू कुछ भी नहीं हुआ, सारा कारोबार उसका चल रहा है। तो प्रश्न क्या है, ये संपत्ति का बंटवारा बहुत खराब है। एक है जो 3 लाख के कप में चाय पी जाता है, और एक इंसान ऐसा भी है मार देता है कि तूने मेरा 2 रुपया बुरा लिया। नहीं, इतनी गरीबी है कि वह चाय के लिए 5 रुपया नहीं जुटा पाता है, उसके लिए पास चाय पीने के लिए 5 रुपया नहीं मिल पाता है। गरीबी को देखा हूं तो आप लोग ऐसे बोलते हो ना, आप लोग बीसीए वाले हैं, बाप के कैश पर ऐश करने वाले आप लोग में से हैं। मैंने तो देखा हूं समाज में गरीबी को। लोग सब्जी खरीदने जाते हो, भाई 10 रुपया कर्जा लावा ना, कर्जा 10 रुपया सब्जी खरीदने के लिए। सरकार राशन दे रही है, 2.5 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दे रही है, आधा फ्री दे रही है। तो आधा जो छोड़ाने के उसका पैसा नहीं है, इस महीना नहीं छोड़ा है कि पैसे नहीं था डीलर साहब। गरीबी। तुम एक आदमी को देखकर, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जापान के प्रधानमंत्री आते हैं तो हमारे राष्ट्रपति भवन में घुसने के लिए रेड कालीन बिछा दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं पूरा इंडिया के लोग कालीन पर चलते हैं। ऐसे भी घर है जहां जाने के लिए सड़कें नहीं है।
बिहार में एक आर्यभट्ट पैदा हो गया, बराहमीर पैदा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के सब विद्वाने होगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे जाहिल है जो 12वीं में आने के बाद तो गिनती नहीं लिख सकते। गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही हमारे क्लास के बच्चों की बात बोल रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोलता 30 तक लिख लो, पहले लिखने क्रम में लाइनिंग गड़बड़ा लेता है। क्या तुम्हारा दिमाग कहाँ है जी? लाइनिंग के गड़बड़ा जाएगा। कभी खाने के क्रम में हाथ मुंह के बाद नाक में नहीं घुसा है। मोबाइल चलाते हुए भी सही जाता है। हाँ, मोबाइल चला रहा है फिर भी सही जा रहा है, एकदम निशाना टाइट है। अर्जुन भी यहाँ एकलव्य अर्जुन सब फेल है, अनहारों में धनाधन धनाधन जाता है, लेकिन पढ़ाई के समय वही गड़बड़ी हो जाता है। आय और संपत्ति के पुनर्वितरण को क्या करना? ठीक करना, दूर कर देना। हाथ और मुंह का बहुत हाँ, प्यारा रिश्ता है। आर्थिक स्थिरता, एकदम संतुलित विकास हो। कहता है 3 रुपया कथी हो जाते। हम प्रतिदिन तुमको 1-1 रुपया देते ही बुरा मान लेता है। अजमल को प्रतिदिन 1-1 रुपया इसके पास जमा करते हैं। 1 साल के बाद कहेंगे जितना पैसा दिए हमको दे दो। सर 365 हो गया, नहीं है अभी पल में, उभारी पड़ सकता है। गलत नहीं बोल रहा हूँ? छोटी छोटी बचत, गलत बोल रहा हूँ कि नहीं? एक दिन बहुत बड़ी बचत के रूप में आती है। आप देख लो ना, हमारे घर परिवार के लोग पहले मिट्टी वाला भुड़की, जिसको बैंक गुला कहा जाता था, घर के छोटे छोटे बच्चे, कभी मामा जी आ गए, कभी नाना जी आ गए, कभी फूफा जी आ गए, तो कभी कोई आ गया, मौसा जी आते रहते हैं, तो जाते समय लोग 5 रुपया टॉफी खरीद लेना, उसको लेकर के बैंक में जमा करते। समय आता है उसमें 100-200 रुपया जमा हो जाता है। उससे एक बड़ा काम अपना आप कर लेते हो, कोई अपना सुंदर सा सामान ही खरीद लेते हो। गलत या सही? आर्थिक स्थिरता, इससे आपकी स्थिरता आती है। थोड़ी थोड़ी बचत करोगे तो स्थिरता का गुण आपके आएगा। नहीं अनवैलेबल बचत नहीं बना के चलोगे, 83 तुमको बनिए रहा है, तो कभी 80 खर्चा करोगे, कभी 110 खर्चा करोगे, हमेशा कंगाल के कंगाले रह पाओगे। इसलिए बजट बना के चलना चाहिए। रोजगार का सृजन करना, बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है? रोजगार, नया नया रोजगार के अवसर को देना। हर साल बजट होता है, सरकार घोषणा करती है, कोई विरोध ना करे कि इतना लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। भले ही बजट बनने के बाद नहीं मिलता, लेकिन बजट में लिखा जाता है इतना लोगों को हम रोजगार देंगे। तो बजट का एक उद्देश्य और भी होता है कि रोजगार का निर्माण करना, नया नया रोजगार के अवसर। जो ना तो योजना बन गया, कभी नरेगा बना तो कभी मनरेगा बना, तो कभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना, तो कभी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बना, बहुत प्रकार सुनिश्चित रोजगार योजना बना, काम के बदले अनाज योजना बना, जवाहर रोजगार योजना बना। योजना बनती है ना, रोजगार के ना सृजन होगा तो नया प्लानिंग फिट होगा, नया प्लानिंग फिट होगा तो हाथ लोग काम करबे करेगा, काम करेगा तो रोजगार मिलेगा। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन करना, माने सरकारी जो कर कारखाना है, उद्योग धंधे हैं, उसका मैनेजमेंट करना बजट का उद्देश्य है। और बजट की जहां तक विशेषता की हम बात कर लें, बजट तो एक ही सदन में पेश होता है, दोनों में। देखिए रियल में कहा जाए तो बजट सरकार के आय व्यय का ब्यौरा होता है। बजट केवल लोकसभा में होता है, लेकिन बहस दोनों जगह होता है। लोकसभा को भी पास करेगा, राज्यसभा को भी पास करना पड़ेगा। हाँ, धन विधेयक होगा तो वह पहले लोकसभा में पेश होता है। कोई भी तो पहले लोकसभा में ही पेश नहीं, कुछ ऐसे धारण विधेयक जो राज्यसभा में जा सकता है, लेकिन पहले तो लोकसभा नियम परंपरा के अनुसार है, लेकिन ऐसा नियम संविधान में लिखा हुआ नहीं। हाँ, धन विधेयक के बारे में है कि किसी विधेयक को धन विधेयक, ये आपको पॉलिटिकल का प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मान्यता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। और जैसे लिख दिया धन विधेयक है तो धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश होगा? लोकसभा में पेश होगा। कहाँ होगा? और जब पेश होगा, पारित हो गया, तो कहाँ जाएगा? राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकता है। उसमें संशोधन करेगा तो मन होगा तो लोकसभा मानेगा, मन होगा तो नहीं मानेगा, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश होता है। वहां चेंजिंग का कोई सवाल? हाँ, अनुमति पहले मिल गया रहता है। तो बजट की विशेषता, ये सारी बातों को जो हमने कहा कि संतुलित विकास करना, देश का चहुमुखी विकास करना। अगर एक लाइन में कह दे तो कोई अंतर होगा? देश और देशवासियों का सर्वांगीण विकास करना, चहुमुखी विकास करना बजट का उद्देश्य। और बजट की क्या है? अब आज संरचना थोड़ा बाबू जान ले, और जहां तक समय बचेगा वहां तक कुछ चर्चा करेंगे। बाकी तो आपको ग्राफ्टिंग याद रहेगा, एक टॉपिक लिखा के मैं चर्चा करता रहूंगा। बजट की संरचना या संघट की बात करें तो हमने पहले ही कहा, बजट के 2 तत्व हैं, एक प्राप्तियां
और व्यय, मतलब आय और बजट के कितने घटक हैं? दो। एक है बजट प्राप्तियां। बजट प्राप्तियां मतलब प्राप्त करना, प्राप्तियां मतलब आप बजट माने क्या थी? आय और व्यय। बजट का मतलब क्या होता है? आय और व्यय के रूप में प्राप्त करना। और बजट व्यय, जब सरकार कमाती है तो सरकार उस कमाई को क्या करता है? खर्चा भी करती है। तो जो सरकार खर्च करती है उसको बजट व्यय, और सरकार जो विभिन्न क्षेत्रों से आमदनी धन अर्जित करती है उसको बजट प्राप्तियां के नाम से। विभिन्न क्षेत्रों से सरकार जो धन संग्रह करती, इकट्ठा करती है, उस इकट्ठा को हम क्या कहेंगे? बजट प्राप्तियां। और सरकार जो पैसा प्राप्त होता है उसको विभिन्न क्षेत्रों पर जो खर्च करती है उसको बजट व्यय के नाम से। आते हैं बजट प्राप्तियां की। तो बजट प्राप्तियां भी दो प्रकार के होते हैं। बजट प्राप्तियां कितने प्रकार के होते हैं? आपको बता दें कि बजट प्राप्तियां दो प्रकार के होते हैं। एक राजस्व प्राप्तियां, दूसरा ये कौन है? राजस्व प्राप्तियां। और दूसरा कौन है? प्रश्न है राजस्व प्राप्तियां में क्या क्या आता है? भाई सरकार को राजस्व केना मिलता है? राजस्व एक प्रकार का टैक्स हुआ, लगान हुआ। सरकार को राजस्व रुपया धन कहाँ कहाँ से आता है? तो राजस्व प्राप्तियां में देखो, पहले कहाँ कर प्राप्तियां। राजस्व प्राप्ति को भी दो वर्गों में बांट दिया हमने। राजस्व प्राप्ति के भी कितने भाग हैं? दो। पहले बजट प्राप्ति के कितने भाग? दो। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां के कितने भाग हैं? दो हैं। नाम क्या है? कर प्राप्तियां, कर के रूप में इनकम। इसके रूप में कर के रूप में, टैक्स के रूप में इनकम। गैर कर, हम कर नहीं है वो, लेकिन आपको देना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो, रोड पर चलते हो, सो क्या कोई फॉर्म भरते हो तो फी देते हो कि नहीं देते हो? किस सरकार को उससे मिलती कि नहीं? उसे कहेंगे गैर कर प्राप्ति। वो टैक्स नहीं है, लेकिन आप काम करने जाओगे तो आपको शुल्क देना पड़ेगा। जैसे परीक्षा भरते हो टैक्स नहीं देते, फी देते हो कि नहीं देते हो? रोड पर चलते हो तो शुल्क देते हो कि नहीं देते हो ना? तो ये होगा टैक्स के रूप में सरकार को जो मिला उसको हम कर प्राप्तियां कहेंगे। और टैक्स नहीं है लेकिन फिर भी कुछ काम करते हैं तो आपको शुल्क देना पड़ता है, इसको हम गैर कर प्राप्ति के नाम से। कर प्राप्ति में क्या होगा? तो कर के कुछ प्रकार के बारे में यहाँ चर्चा करना है। सुन लो, फिर चर्चा के करके देखा जाएगा। आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, सीमा कर, उत्पादन शुल्क, बिक्रिया। याद रखो, बिक्री कर को ही व्यापार कर के नाम से भी अंग्रेजी में सेल टैक्स, और सेवा कर। कोई दिक्कत? सर वो क्या है सर? सीमा कर मतलब हम सबको बताऊंगा एक एक करके। हमने कहा पहले आज ग्राफ्टिंग देख लो आपको, और हर को व्याख्या करना पड़ेगा एक एक करके, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब क्या है गैर कर प्राप्ति में? तो गैर प्राप्ति में क्या होता है? फीस ना। जैसे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करवाने जाते हो, कहता है फीस जमा किए हैं, आपका चालान जमा है। स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ देते हो कि नहीं? कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको 12 या 13 रुपया का महीना देना पड़ता है। गोनका कॉलेज, एलके कॉलेज में ना के ना देते, रसीद पर लिखा रहेगा, बिना दिले पढ़िए नहीं सकते आप, फिर ले लेता है जितना बदले, इससे मतलब नहीं, लेकिन लेती है। आपको केवल विद्यालय में नहीं लगा हो, लेकिन यहाँ लगा होगा। यहाँ क्या है? फीस, लाइसेंस या परमिट। फीस कोई देते ही भरते ही किसी ऑफिस का। कोई दुकान खोलना है, लाइसेंस लेने जाते हैं, तो लाइसेंस लेने के लिए जैसे हीरो होंडा की एजेंसी खोलना हो या वहाँ कुछ भी कंपनी को दुकान खोलना हो, दवाई की दुकान खोलना हो, तो आप लाइसेंस लेने जाते हैं कि नहीं? तो लाइसेंस लेने का सरकार को कुछ आपसे पैसा लेती है कि नहीं लेती? कोर्ट में आप विवाह करने जाते हो, कोर्ट में आप केस ही करने जाते हो, तो केस करने तो उसका शुल्क होता है। भले वकील जो अगर लड़ेगा तो वकील वो में सरकार के खत्म कुछ जमा करेगा, वो तो क्या चलेगा? होता है कि नहीं होता है? तो हो गया फीस, लाइसेंस, परमिट। भाई परमिट क्या होता है कि हमको इस माध्यम से ही काम करना है। बस ट्रक, सब बस सब रोड पर नहीं चलता है। जैसे कोई कंपनी ने बस खरीदा, किसी व्यक्ति ने, कि हमको शिवहर से सीतामढ़ी वाला रूट पर चलाना है, तो पहले जाकर के परिवहन विभाग के पास आवेदन देना पड़ता है कि मैं एक बस खरीदा हूँ, हमको टाइम फिक्स कीजिए कि हम शिवहर सीतामढ़ी रोड पर इतना बस चलाना चाहते हैं। तो परिवहन विभाग कहते हैं कि देखो, क्योंकि उस रोड में यात्री की संख्या क्या है? कम है, और 10 बजे बस है, 11 बजे बस है, 12 बजे बस है, लगातार बस की सेवा क्या हो रही है? चल रही है। तो मेरे पास 1 बजे वाला समय खाली है, फिर 2 बजे बस है, अब कहो तो 1 बजे देंगे। ये नहीं कि अपना मन से देख दो, हाँ बस इतना बज के इतना मिनट पर खुलेगा, जा कहते क्या देख लो तुम अपने दुकान के आगे,
अगर लिख दे 10:05 छठा मिनट होगा, पिछला बस वाला लाठी लेकर चल आएगा कि भाई मेरा टाइम है, क्योंकि इस टाइम में जो यात्री सड़क पर होगा मैं उठाऊंगा उसे, तुम क्या उठा लिया। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? तो होगा परमिट, रोड पर चलने के लिए सरकार से आपको परमिट लेना पड़ेगा, बिना परमिशन के आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। सरकार को वहां से मिलता है शुल्क। जब संपत्ति, कोई संपत्ति है जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे, हमको तो मिल रहा था, हम तो 24 घंटा सब ये पहले काम करते, पहले जब्त करे कर, नीलाम कर, सारा पैसा वो अपने कोई लेके भागवे नहीं करेगा। एक कोई सा करा दंड दे दो, आम आदमी पर कर देते हो बड़का, पर क्यों नहीं करते हो? जिसके बदौलत देश चल रहा है। नीरव मोदी से देश नहीं चल रहा है, मेरे से देश चल रहा है, तुमसे देश चल रहा है, क्योंकि हमारी ही बचत खाता का सरकार इन्वेस्टिगेट कर रही है। नीरव मोदी तो करंट अकाउंट रखे हुआ है, उसके करंट अकाउंट का पैसा उसी को फायदा मिलता है, देश को उसके पैसा से कोई फायदा नहीं हो रहा। शायद मैं सही बोल रहा हूँ या गलती भी हो सकती है, बात तो सही है। दंड और जुर्माना, कई बार दंड और जुर्माना भी होता है। किसी व्यक्ति ने जैसे हुआ था ना कोरोना काल में, बहुत लोगों को जुर्माना देना पड़ा। नोटबंदी के समय कि आपने समय पर इतना रुपया नहीं आपने कहा कि मेरे पास आया, पकड़ा गया तो संपत्ति का 200 गुना वैसे जुर्माना, और 2 बेच के दो। तो दंड और जुर्माना से भी सरकार को इनकम मिलती है। फिर है सरकारी उपक्रम से प्राप्त, सरकार का कल कारखाना है, वहाँ से भी कुछ आमदनी हो जाता है। उपहार अनुदान, कुछ लोग जैसे हमारे सलमान खान ने ब्याह शादी तो किया नहीं, आप नाजायज बाल बच्चा उनके पास है भी नहीं, सही बोल रहा हूँ, और नाजायज भी शायद नहीं। एक बहन माने थे, उसको तो शादी ब्याह कर दे, इतना राज इसी में शादी ब्याह किए, लेकिन हिसाब नहीं, इतना दे दिया कि नहीं हो कमाएगा, क्या पुस्तक खाएगा वो। फिर भी 2300 करोड़ का प्रॉपर्टी उसके पास। हाँ, बिल्कुल। अब मैं पढ़ा था कुछ दिन पहले, उसने कहा कि एक ट्रस्ट के नाम से लिख दिया पूरा कि फलाना माँ का हो जाएगा पूरा प्रॉपर्टी। सही बोला ना? अगर सरकार को कोई लिख दे तो उपहार हो गया। जैसे बाबा रामदेव ने कहा कि हमारे पास भी कोई जायज बाल बचा नहीं है, हमारे मरने के बाद हमारी ट्रस्ट की आधी संपत्ति भारत सरकार की हो जाएगी। आधा संपत्ति या जो भी हिस्सा हो, 40% या 60% उसका है। दोस्त पार्टनर है ना, बालकृष्ण कुछ नाम है नेपालिया, आधा या 60% का तो वही मालिक है, 40% हिस्सा किसका हो जाए? सरकार को उपहार में नहीं मिल गया। और कई बार होता है कि अनुदान के रूप में अमेरिका सरकार कुछ दे दिया, विश्व बैंक का भी कुछ आपदा आता है तो देते रहता है। अनुदान मतलब हो गया तुमको दे दे, तुमसे हम लेंगे नहीं। सब्सिडी का मतलब जो तुमको मिल गया तुमसे वापस मैं नहीं लूंगा, ये हो गया अनुदान। सबके बारे में विस्तार से व्याख्या होगी, टेंशन नहीं लेना है, पहले चर्चा तो कर लेने दो क्या क्या होता है। अब है पूंजीगत प्राप्तियां। क्या होता है? सरकार ने राजस्व प्राप्ति में कोई इन्वेस्ट नहीं किया, सीधा इसको मिल गया। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट सरकार का नहीं है, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति, हमने पूंजी को पहले इन्वेस्ट किया था तब हमको कुछ मिल रहा है। अरे इनकी वसूली, हम कर्जा दिए तब ना वसूलेंगे, बिना कर्जा दिले मांगने जाएगा तो कौन देगा? नहीं देगा। पूंजीगत प्राप्तियां 3 प्रकार का होता है, मैं इस प्रकार नहीं लिख सका हूँ, जगह आप जान ही रहे हैं। पूंजीगत प्राप्ति कई प्रकार के होते हैं। एक ऋण की वसूली, ऋण एवं उधार। ऋण एवं उधार कई प्रकार का होता है? एक घरेलू क्षेत्र से आप ऋण ले सकते हैं, वही बैंक सबसे, और एक विदेशी बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, बहुत सारे बैंक है जो आयात निर्यात बैंक, बहुत सारे बैंक है, उससे आप कर्ज ले सकते हो। और सरकारी उद्यमों के अंशपत्र में निवेश, सार्वजनिक कहो या सरकारी कहो कोई अंतर नहीं, उसके उद्यम में आप उसके अंशपत्र में मतलब शेयर जो भी चलता है उस पर निवेश कर दो, वहां से तुमको पैसा मिलेगा, क्योंकि निवेश किया होता है ना फायदा होगा। राजस्व व्यय क्या है? सरकार व्यय भी करती है। क्या करती है? व्यय माने क्या होता है? खर्चा। व्यय माने क्या होता है? खर्च। सरकार बजट का व्यय कहाँ करता है? बजट के व्यय को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, राजस्व व्यय वाला कौन है? दूसरा कौन है? राजस्व व्यय के 2 प्रकार हैं। राजस्व व्यय के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला योजनागत व्यय, प्लान फिक्स हो गया, योजना फिक्स कर लिया कि शिक्षा पर इतना खर्चा करना है, स्वास्थ्य पर इतना खर्चा करना है, प्रतिरक्षा पर इतना खर्चा करना है, सड़क पर, रेलवे पर फिक्स हो जाता है। मतलब जिस बात का चर्चा बजट में हो गया वो जो खर्च होगा क्या कहलाएगा? अब सरकार थोड़ी ना जानती थी सब सुनामी आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा।
दंगा छिड़ जाएगा, सरकार जानती है क्या? लोगों के मनसा को, प्राकृतिक आपदा के बारे में प्रकृति ही जानती है, आम इंसान। तो सरकार को वो पता है नहीं है, लेकिन अचानक वो आएगा तो भाई लोकतंत्र है, लोक कल्याणकारी राज्य है, सरकार को देना पड़ेगा। आपदा आ गया, आधा अनाज लगभग 18 महीना से फ्री मिल रहा है लोगों को। सरकार थोड़ी जानती थी उससे पहले कि हमको फ्री में देना ही पड़ेगा। एक तो कम दाम में बेच रहा हूँ, एक आधा फ्री में ही दे रहा हूँ। तो यहाँ जो होगा वो गैर योजनागत व्यय होगा, प्लान में नहीं था। पहली साल वाला में प्लान में बात नहीं था, सेकेंड वाला में तो हुआ, बजट पास हुआ तो हुआ। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, और पूंजीगत जो व्यय होगा, सरकार पहले वहां पूंजी लगाती है, लगाना पड़ता, देश का विकास करना है, सड़क बनाना ही पड़ेगा, पुल बनाना ही पड़ेगा। गलती की सही? डायरेक्ट रुपया वहां पर लगाती है, न लगाएगी तो काम चलने वाला। वैसे बड़े बड़े बिल्डिंग भवन बनाना हो, जैसे बिहार में एक बहुत बड़ा संग्रहालय कुछ बन रहा है, विज्ञान वाला कुछ भवन बन रहा है, सरकार ने वहां पूंजी लगा दिया, व्यय किया। अब जो घूमने जाएगा वहां से तो पैसा ही करेगा। अलग सही? इतनी बात हमको बजट के बारे में जानना है, लेकिन अब बचा बात क्या बचा, एक एक करने की बात हुई। तो आयकर निगम पर हर टैक्स के बारे में चर्चा कल के क्लास में होगी। तो हम कल के क्लास में तो नहीं, आयकर क्या है, निगम कम, इसके बारे में चर्चा सीधा करेंगे। ग्राफिंग को आप लोग अपना कॉपी में उतार लें।